राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद जाने माने अभिनेता आदिल हुसैन। क्या है क्या चीज? चोर है वो, उचक्का है, मर्डरर है। Let's catch the bastard. Sure that you are familiar with these names, and whoever has done this, cooked, burnt these girls alive. जलता है तुम उससे। मैं तुझे काट के फेंक दूंगा। आदिल हुसैन एक मंजे हुए अभिनेता। 5 अक्टूबर 1963 को आदिल हुसैन का जन्म असम के ग्वालपारा जिले में हुआ। असम के मशहूर त्योहार बिहू के दौरान यहाँ आदिल कलाकारों को देखकर उनकी नकल किया करते थे। बचपन में आदिल की ये नकल करने की आदत ही थी कि उन्हें उनके स्कूल के नाटकों में रोल मिलने लगे। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे आदिल हुसैन को महज 13 साल की उम्र में लग गया था कि उन्हें एक्टर ही बनना है, और उनका ये पैशन उन्हें दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खींच लाया। पूर्वोत्तर में जन्मे आदिल हुसैन का एनएसडी में सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन यहाँ उनकी भाषा बनी बाधा। सीधे साधे दिखने वाले आदिल को शुरू में नाटकों में छोटे छोटे रोल ही मिलते थे, लेकिन जब मशहूर थिएटर गुरु रॉबिन दास ने उन्हें हिंदी नाटक बागड़ बिल्ला में मेन रोल दिया, तो धीरे धीरे आदिल ने अपने अभिनय से इस बाधा को भी पार कर दिया। 1993 में एनएसडी से ग्रेजुएट होने के फौरन बाद एक स्कॉलरशिप पर वो लंदन भी गए, जहां उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी। अपने जानदार अभिनय से तारीफ बटोरने वाले आदिल हुसैन की पहली हिंदी फीचर फिल्म थी इश्किया। तो नफरत करते थे हमसे। नफरत करते थे हम। तो तुमको लगता है जो भी हम उस दिन किए हैं वो इसलिए कि हम तुमसे नफरत करते हैं? अरे तुम्हारे साथ ना रहते बनता था, ना तो छोड़ते। तो साथ ले जाते। हाँ, जैसे कि तुम आती नहीं। तो उठवा लेते। उठवा लेते? बीवी हो तुम हमारी, तुमको खुदा चल के आना चाहिए था हमारे साथ। इसके बाद एक एक करके कई फिल्में आदिल की झोली में आती गईं, और शुरू हो गया आदिल हुसैन का फिल्मी सफर। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. MashaAllah. So you were in America when they attacked Afghanistan. Yes. How did you feel when you saw the bombs dropping on your brothers and sisters? I felt angry. Yeah, Americans speak of equality, then take 100 Muslim lives to avenge one life of their own. They speak of democracy, then support kings and dictators. ये थी 2012 में आई मीरा नायर की द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, जिसे काफी सराहा गया। No! What are you thinking? Are you out of your mind? Who gave you the permission to come back here? इसी साल मशहूर फिल्मकार आंग ली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई में भी उनके काम की जमकर तारीफ हुई। देश विदेश की कई भाषाओं में काम कर चुके आदिल हुसैन काम को किसी बजट के तराजू में नहीं तौलते, बल्कि वो हर तरह की एक्टिंग करने में दिलचस्पी रखते हैं। शायद इसीलिए इंडस्ट्री में लीक से हटकर फिल्में करके उन्होंने एक अलग पहचान कायम की है। बहुत बहुत स्वागत है आदिल प्रोग्राम में। शुक्रिया। हमको बताइए कि वो शुरुआती रुझान क्या रहे होंगे जिन्होंने आपको आखिरकार एक्टिंग की तरफ झुकाया। हमारे मकान जहाँ हमारे पिताजी के घर है, जो उसके सामने एक फील्ड होता था, और वहाँ बिहू के दौरान, मैं असम से हूँ और ग्वालपारा एक बहुत छोटा सा शहर है,
और बिहू के दौरान वहाँ पर हमेशा अप्रैल महीने में 13 तारीख से लेकर के करीब 4-5 दिन तक बिहू सेलिब्रेशन होता है। तो वहाँ बंगाल से 2 स्टैंड अप कॉमेडियंस आते थे और वो क्या करते थे कि जो बॉलीवुड्स के तब जो जाने माने कलाकार थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र, अजीत, केष्ट मुखर्जी, जगदीप, तो उनका मिमिक्री करते थे और मैं बहुत मतलब हाउ डू दे डू दैट। सो मैं घर में वापस आके मैं करता था और सुबह पड़ोसियों को बुलाता था जो बच्चे हैं कि मैं भी ये कर रहा हूँ। तो ऐसे शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैं जब किंडरगार्टन में पढ़ता था, जो पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल गोलपारा में इस्टेब्लिश किया गया 1971 में, और वहाँ मुझे एक एनुअल डे इवेंट में एक प्ले जो अंग्रेजी में किया गया था, कैप मेकर एंड द सेलर, तो वहाँ मुझे कैप मेकर का रोल मिल गया था। 2 एक्टर का प्ले है, तो वहाँ से फिर एक के बाद एक। ये जो शुरुआती मिमिक करने की यादें हैं, जी, तो कुछ हमारे लिए अगर आप वो उतना पीछे जाकर जहाँ आप कुछ एक नमूना दिखाइए। ओह, बहुत साल मैंने किया नहीं। जैसे कि तमाम प्लान के मुताबिक आज रात को ठीक 12 बजे हम हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं। अजीत साहब, रोमा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। So like that, and राजकुमार जानी तुम जानते नहीं। बहुत दिन किया नहीं मैंने। तो ये ग्वालपारा में कितना समय आपका गुजरा? काफ़ी दिन तक। एक्चुअली मैं 10+2 कॉलेज, 10वीं तक तो स्कूल में थे, उसके बाद को एजुकेशन नहीं थे, तो हम बहुत डेस्परेट थे कि कोएड में पढ़ें। तो कॉलेज गए तो वहाँ लड़के और लड़कियाँ पहली बार एक साथ बैठे हैं, तो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। क्योंकि छोटे से शहर में एक लड़कियाँ आपके तरफ देख लिए एक बार तो लगता था अरे यार क्या हो गया, मतलब। तो वी वर वेरी एक्साइटेड। तो वहाँ फिर जा कर के मेरे ख्याल से 16 साल मतलब उम्र तक मैं असम ग्वालपारा में था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए गुवाहाटी जो कैपिटल सिटी है असम के, वहाँ पढ़ने गया था। ठीक है। और ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया? ग्रेजुएशन किया नहीं है मैंने। ग्रेजुएशन करने गया था, फिलॉसफी था मेरा सब्जेक्ट। पिताजी चाहते कि अंग्रेजी लूँ, लेकिन समय नहीं था, तो मैंने कहा यार फिलॉसफी ले लेते हैं। उसके बाद फिर एक हमने स्टैंड अप कॉमेडी ग्रुप फॉर्म किए, जो टीम लीडर हमारे वहाँ बहुत फेमस थे, वो अब गुजर गए हैं, ध्रुवजीत किशोर चौधरी। बहुत ही फेमस, मतलब शायद मतलब इतना फेमस लोग भूपेंद्र के बाद शायद वही होंगे। तो उनके साथ 4 जने मिलके हम लोग ने एक ग्रुप फॉर्म किए, उसका नाम है भाया मामा एंड हिज टीम। एंड सो वी वर वेरी पॉपुलर, वी परफॉर्म। सो हर एक साल क्या होता था कि एग्जाम्स भी आते थे और हमारे परफॉर्मेंसेस भी एक ही समय आते थे बिहू के दौरान। तो मैं सोचता था कि अगले बार दे देंगे, तो वो करते करते हुआ नहीं। उसके बाद एनएसडी में मिल गया, तो एनएसडी में हमारे बैच जो है आखिरी बैच है जहाँ पर 10+2 अलाउड था। उसके बाद से ग्रेजुएशन कर दिए, तो थैंकफुली आई गॉट थ्रू। नहीं तो आपके साथ हम यहाँ और एनएसडी में हम देखते हैं कि जो वहाँ एलुमनाइज की लिस्ट है उसमें आपका नाम खंदकर मोहम्मद आदिल हुसैन ऐसा करके पूरा नाम है। इसमें ये जो खंदकर है ये क्या है? क्योंकि हमारे लिए एक नया फैमिली नेम है ये। जी, ये एक कहा जाता है, आई डोंट नो, आई कैन वेरीफाई इट फॉर यू, बट ये कहा जाता है कि जो वहाँ के मतलब ज़मींदार, वो जो मुग़ल वंशज के लोग थे, तो उनके जो प्राइवेट ट्यूटर्स होते थे उनको ये सरनेम दिया जाता था, जो उनके प्रिंसेस और प्रिंस को पढ़ाते थे। तो हमारे फैमिली टीचर्स फैमिली है। मेरे पिताजी टीचर थे, मेरे सारे भाइयों जो है ऊपर वो लॉयर्स भी हैं और पढ़ाते भी हैं लॉ, जो मतलब कॉलेज में, और मैं भी पढ़ाता हूँ। हाँ, पढ़ाते तो आप खैर अब पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाते हैं जो आपने खुद पढ़ा। जी। वो जो ट्रेडिशनल अर्थों में पढ़ाने का है मतलब निकाला जाता है, उससे कुछ अलग आप पढ़ाते हैं। जी। लेकिन ये जो पढ़ाने की जो फैमिली की ट्रेडिशन थी, उससे अलग आप परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाएंगे।
ऐसा आपने कब प्लान किया होगा? प्लान तो नहीं किया था, ये हो गया। और 8वीं क्लास में मेरे ख्याल से, जब मैं 14 या 13.5 साल का था, तब लगा कि मुझे एक्टर ही बनना है, क्योंकि मैं हर एक साल नाटक करता था और इतने अप्रिसिएशंस भी मिलते थे, और जो समय मैं स्टेज पे या रिहर्सल्स में बिताता था वो सबसे एक्साइटिंग होता था। और पता नहीं कि समय कहाँ से कैसे गुजर गया, आपको पता नहीं चलता है। सो फॉर मी द टाइम स्टूड स्टिल। समय जो कहते हैं ना कि रिलेटिव होता है, जो इतना 1 घंटा या 1.5 घंटा या 4 घंटा जब हम रिहर्सल करते थे तो लगता अरे खत्म हो गया और भी करें। तो ये एंथुजियाज्म मुझे किसी और काम में नहीं मिला, या पढ़ाई में जो हम पढ़ते हैं मतलब, और या फिर इवन गाने में मैं बजाता भी था थोड़ा बहुत, गिटार और परकशन, बट आई नेवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ स्टॉपिंग ऑफ द टाइम, यू नो, इट जस्ट, उसके वजह से मेरे ख्याल से वो एक्साइटमेंट की समय जब रुक जाता है, मतलब आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं 100%, उसके वजह से समय पता नहीं चलता कि कैसे गुजर जाते हैं। जब आइंस्टाइन को पूछा गया था, एक बहुत ही सुंदर स्त्री, उनको पूछा कि टीच मी थियरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आइंस्टाइन ने कहा था कि आपसे जब मैं बात करता हूँ तो 1 घंटा 10 मिनट लगता है, अगर आप किसी और से बात करें जो इतना सुंदर नहीं है, लगता है कि 10 मिनट 1 घंटा जैसे। तो मुझे लगा कि ये जो काम है, जो मुझे इतना मज़ा मिलता है, आई फील डीपली सेटिस्फाइड विद इन, तो उसको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। और तभी से एक डिसीजन अपने आप बन गया था, ऐसा नहीं कि अच्छा आज से मैं एक्टर बनूंगा। इट जस्ट हैपेंड एंड आई केप्ट डूइंग इट, एंड माय फादर was not happy about it, so but he gave up. उन्होंने छोड़ दिया, चलो यार ये जो करेगा कर लेगा, पता नहीं क्या करेगा, मेरे ऊपर आके गिरेगा, फिर मुझे ही खिलाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने शायद दुश्चिंता जो कहते हैं ना, उसमें फंस गया था। और मरते दम तक मैंने उनको देखा कि ऐसे बैठे रहते थे कि तेरा क्या होगा। तो 2003 में वो गुजर गए, और लकीली गुजरने से पहले बीबीसी में मेरा एक इंटरव्यू, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो बीबीसी में मेरा इंटरव्यू आया। ऐसे मैं इंग्लैंड में एक नाटक करने गया था, और वहाँ पर तो मुझे पता नहीं कि वो टेलीकास्ट भी हो गया है। जब मैं वापस आया तो पिताजी कह रहे थे, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग गुड। I was like, why? So no, I saw you in BBC. I said, oh, BBC has to validate my ability. You don't trust your son. So then he laughed like you laughed. He said, no. I knew you're good, but I was worried. So I understand, you know, every parents will be worried about their offspring कि क्या होगा। इस लाइन में तो कोई भरोसा तो है नहीं होती, बिल्कुल। तो अंडरस्टैंड। तो जब आप स्कूल आए तो आपने स्पेशलाइजेशन के तौर पर एक्टिंग को ही चुना? बिल्कुल, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं था, कोई दुविधा नहीं था। मुझे डायरेक्शन में दिलचस्पी अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ख्याल से। और ये जो अंदरूनी पुकार जिसको कहते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है सुनना। जब तक मैं अंदर से बिल्कुल कंपल्शन महसूस नहीं करता हूँ कि मुझे करना ही है ये नाटक डायरेक्ट या फिल्म, तब तक मैं नहीं करने वाला हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आलसी हूँ क्या। ये भी दुविधा आता है ना कि आलसी हूँ या सचमुच कि आलसी हूँ, उसको फिर मैं अंदरूनी पुकार नहीं है उसमें सजा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। शायद नहीं है, आई डोंट नो। तो स्कूल के ज़माने में आपने कौन कौन से ऐसे नाटक किए होंगे जिनकी आप हमारे लिए चर्चा करना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, जो मेरे तुरंत पूछने के बाद जो मेरे दिमाग में पहला नाटक जो आ रहा है वो है बागड़ बिल्ला। वो हिंदी नाम है उसका, ट्रांसलेशन है डॉक्टर फाउस्ट और क्रिस्टोफर मार्लो के एक मिला करके रॉबिन दास, जो हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही गुणवान शिक्षक रहे हैं सबके, हम सबके, उसको हिंदी में किया था। और मुझे उन्होंने जो सबसे मज़ेदार किरदार है, पहली बार एनएसडी में किसी ने मुझे कास्ट किया बड़ा रोल में,
क्योंकि हमेशा मुझे छोटा रोल मिलता था। असम से हूँ, हिंदी नहीं ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, जैसे अभी भी हाँ। था या थी, का या की, हाँ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो जी। हिंदी में प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ। अनसाइंटिफिक है मुझे लगता है, बहुत ही अनसाइंटिफिक है। पुलिस आती है, मतलब पुलिस कैसे आ सकती है, मुछे वाले लोग आती कैसे हो सकती है, तो शायद उसका कारण है, लेकिन पुलिस जैसे अंग्रेजी शब्द है उसके वजह से शायद ऐसा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। और असामिया एक भाषा है, हिंदी एक और बंगाली शायद, उसमें हम शायद ज़्यादा पेट्रियार्क नहीं है, हम ये मेट्रियार्कल भाषा है, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भी हो, तो उस वजह से मुझे छोटे छोटे रोल मिलते थे, जो हिंदी भाषी भी हो या दूसरे रीजन से जो डायरेक्टर्स आते थे एनएसडी में डायरेक्ट करने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे कि जो हिंदी भाषी हैं उनको बड़े बड़े रोल में डाल देते हैं, क्योंकि उस समय कम है, उनका भाषा के साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। तो रॉबिन दा ने मुझे पहली बार जो है बड़ा रोल दिया इन्होंने, और मैं डर गया, मैंने अरे सर इट्स ह्यूज रोल, हाउ वुड आई डू इट? नहीं, यू हैव टू डू इट। तो क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो पहला एक रोल है जिसके वजह से मेरे अंदर के जो ख्वाहिशें हैं, जो वाइल्डनेस हैं, जो जिसको कहते हैं बागड़ बिल्ला, वो मतलब उसका जो क्या कहते हैं पिंजर है, वो खुल गया, पिंजरा, the cage. So it opened up. And I became a wild Mephistopheles, जो डेविल का रोल है। And this is the first time, पहली बार मुझे लगा कि अरे I can be so wild. I never knew. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे अंदर इतने सारे शेड्स है, और किस किस्म के शेड्स है, मैं डर गया था कि I can be so ugly, I can be so nasty and so cruel. So I was totally shocked. And उसके बाद से ही मेरे मन में एक सवाल इतना मतलब मुझे इतना परेशान किया बहुत साल तक, 10 साल तक, जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। सवाल ये था कि अच्छे एक्टर बनने के रास्ते में या वजह से मैं खराब आदमी तो नहीं बन रहा हूँ। ये जो सवाल है वो मेरा पेपर भी था उसके ऊपर। अच्छा। एनएसडी पास करने के बाद फेलोशिप जो पेपर है, दैट वाज द पेपर, द रिलेशनशिप ऑफ actor and character. No, the relationship of everyday life between relationship of an actor between everyday life and in given space. तो किस किस्म के रिलेशनशिप है कि मैं शैतान का रोल कर रहा हूँ, इसके वजह से अगर मैं एक्टिंग सो कॉल्ड एक्टिंग करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टीरियोटाइप। अगर मैं सचमुच अपने अंदर के जो शैतानी है उसको बाहर लेके आता हूँ तो उसको मैं संभालूंगा कैसे मैं, ये सवाल अभी भी है। और ढेर सारे मेथड एक्टिंग के एक्टर्स जो हैं अमेरिका में, काफ़ी लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, इंडिया में जो आते हैं, इंडिया से जाने वाले जो पास के, वो बहुत डरे हुए रहते हैं। और काफ़ी एक्टर्स उनके 50 साल के बाद मैंने देखा है कि उनके ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा कि वो दारू पीते हैं, ये करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ बहुत ही ख़राब गुजरता है। तो उस वजह से मैं ज़्यादा डर गया था, लेकिन फिर उसका रास्ता मिला। और तो एक तो बागड़ बिल्ला आपने नाम लिया जी, इसके अलावा सिर्फ नाम ही अगर लेने हों, अच्छा, तो वो कौन कौन से नाटक होंगे जिनको आप याद करना प्रसन्ना जी चाहेंगे? के नाटक है उत्तर रामचरितम, उसमें मैंने 3-3.5 मिनट का एक रोल किया था, कंचुकी। उसके बारे में फिर मोहन उप्रेती जी ने जिक्र भी किया फाइनल वाइवा में, अच्छा यू आर द गाय हु डिड दिस role of Kanchuki after 1.5 years. I said yes. Oh, it was very good. So I feel that then Aitash, where I played a horse of Mohan Maharshi ji. उसके बाद what are the other roles? हाँ, काफ़ी सारे सीन वर्क जो है चेखव के। हमारे बहुत ही अच्छे एक्टिंग टीचर थे रघुनंदन जी, वो बेंगलोर से हैं, कर्नाटक से हैं, तो उनके साथ बहुत ही इंटेंसली मैंने काम किया ओथेलो के ऊपर हिंदी में। और फिर अनामिका हक्सर मैम के काफ़ी सारे सीन वर्क्स किए चेखोव के प्लेस के ऊपर। बहुत यादगार समय रहा मेरे तो लिए। आदिल, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये बातों का सिलसिला
जारी रखेंगे। बिल्कुल। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने अदाकार आदिल हुसैन के साथ। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है ये। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियां। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू, रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं आपके साथ आदिल हुसैन, जो कि एक बहुत ही जाने माने अभिनेता हैं। आदिल, हम ब्रेक से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो आपने थोड़ा सा छू कर आप आगे बढ़ गए थे, उस पर हम यहाँ ज़रूर बात करना चाहेंगे। वो है कि पूर्वोत्तर भारत से आने के नाते जब खुद स्कूल में जहाँ की आपकी ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ आपको छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, जबकि वो तो एक ऐसी जगह थी जहाँ आपको मुख्य भूमिकाएं देकर, बाद में रॉबिन दा ने दिया वो अलग बात है, लेकिन मुख्य भूमिकाएं दिए जाने की एक शुरुआत वहाँ हो सकती थी, क्योंकि वहाँ कुछ भी कॉमर्शियल एक्टिविटी तो थी नहीं कि आपको चांस देने पर वो पास होगा कि फेल होगा। जी जी। तो क्या पूर्वोत्तर या फिर उत्तर भारत से अलग इलाकों से आए हुए लोग, दक्षिण भारत से, या ऐसे भाषा भाषी लोग जो हिंदी वैसी नहीं बोल पाते, उनके सामने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ समस्याएं होती हैं? जब मैं था, अभी क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं था तो ये सवाल हमने भी काफ़ी बार उछाले हैं वहाँ पर स्कूल में, क्योंकि काफ़ी उछाले हैं और काफ़ी ये भी हुए, कन्फ्रंटेशन भी हुए हैं अथॉरिटीज़ के साथ, इस वजह से क्योंकि दिस इज़ एन एकेडमी, दिस इज़ एन स्कूल वेयर वी आर सपोज टू लर्न, जहाँ हम सीखने जाते हैं, ना कि इवन अगर हम पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने वो नाटक कर भी रहे हैं तो वो ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ना कि ये रेपुटरी कंपनी है, बिल्कुल, ना कि ये कमर्शियल कि उनसे हम पैसा भी ले रहे हैं, सारे इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट। आई थिंक थर्ड ईयर में शायद वो लोग चार्ज करते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो स्कूल का बेसिक मोटो है, स्कूल का जो इंटेंशन है कि हम स्टूडेंट्स को यहाँ सिखा रहे हैं, तो जो उत्तर भारत से आते हैं या दक्षिण भारत से आते हैं, पूर्वोत्तर भारत से जो आते हैं, जो नागालैंड से आते हैं, तो उनकी हिंदी, और जो हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड से जो आते हैं उनकी हिंदी, या फिर जो लोग दिल्ली से आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स के साथ काम करने के बाद फिर एनएसडी आए हैं, तो उनके पास बहुत सारे स्किल्स पहले से होते हैं। तो इस वजह से वो बैलेंस करना ऐसा नहीं है कि इजी है अथॉरिटीज़ के लिए, तो लेकिन उस दिशा में और भी काम होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए था तब, अभी पता नहीं बिल्कुल मुझे, लेकिन उस समय हमें लगा, काफ़ी लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं, अगर मुझे असमिया, मेरे मदर टंग इज असमीज, और असमिया बोल बोल के पिछले 27 साल मैंने जिया है, 27 साल की उम्र में मैं आया था, तो अचानक से सारे चीज़ें, जैसे अभी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ
और मुझे सीखना पड़ा, उच्चारण सीखने पड़े, और बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि इस भाषा में अगर हम काम करना चाहते हैं तो। लेकिन जो लोग वापस अपने रीजन में जाएंगे, जिनके अंदर वो इच्छा ही नहीं है कि हिंदी में काम करें बाद में, या बॉम्बे नहीं जाएंगे या दिल्ली थिएटर में नहीं काम करेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं बड़े रोल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कि एक रोल का जर्नी कैसा होता है शुरू से लेकर अंत तक। क्योंकि डायरेक्टर्स कंफर्टेबल कास्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे डायरेक्टर्स करते थे, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स तो हमेशा करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, अभ्यास, मेरे ख्याल से बदलना चाहिए। अगर अभी भी चल रहा है तो बदलना चाहिए। और तब आपसे ही ये जानना दिलचस्प होगा कि एक्टिंग को अपने लिए एक प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट चुनने के बाद जी, खुद स्कूल के दिनों में और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, आपको पता चलता है कि डोमिनेंस उन्हीं लोगों का ज़्यादा है जिन्होंने भाषा पर एक ख़ास तरह की स्किल हासिल कर ली है। जी। अपने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, इन सब चीज़ों का एक प्री कॉन्सीव्ड पूरा सीन है जी। तो ऐसे में जब आपने थिएटर सीखने के बाद, स्कूल पूरा करने के बाद फिल्मों में काम करने या इस फील्ड में बने रहने की सोची, तो कई बार बीच बीच में ये स्ट्रगल, ये कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आया कि ये एक ऐसा काम है जहां हमको मल्टी लेयर्ड स्ट्रगल से गुजरना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी भी मुझे परेशानी होती है जब हिंदी में इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। जब मुझे सीन मिलता है, लिखा हुआ सीन मिलता है, डायलॉग याद कर लेता हूँ और मुझे याद रहता है। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स हैं, जैसे अनुराग कश्यप है, उनके साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि वो थिएटर से था, को वो एक सीन का थीम दे देते हैं और आप इम्प्रोवाइज करिए। तो और मुझे अभी भी याद है कि एनएसडी में जब हमें इम्प्रोवाइज करने दिया जाता था, जो हिंदी भाषी वो लोग, the smartness of the language, the cleverness of the language, and they will take the scene. और मैं हमेशा चुप रहता था, बोला अरे अच्छा ये हिंदी में कैसे बोलूँ मैं। और सिर्फ मैं नहीं, जो काफ़ी लोग जो हिंदी भाषी नहीं थे, तो ये स्ट्रगल तो है। उसके बाद लुक वाइज, यस, मेरे ख्याल से अगर आप सचमुच अभिनय से प्यार करते हैं और उसके लिए आप जो भी स्ट्रगल्स और जो भी हर्डल्स आएंगे, अगर लैंग्वेज के आते हैं या शरीर का आता है या चेहरा का आता है, तो उसके ऊपर आप काम करेंगे। आप किस किस्म का एक्टर बनना चाहते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करेगा ना कि आप क्या करेंगे। अगर आप थिएटर करना चाहते हैं तो उसमें तो है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डजंट मैटर हाउ यू लुक, then according to the look you will get the roles also in theater, but it's mostly depend upon the ability of your craft, the understanding of your craft. तो उस वजह से काफ़ी लोग जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, तो दे जो हमारा फिल्म का फिलहाल जो मार्केट है, किस किस्म के डिमांड्स हैं, अच्छे बॉडी, सुंदर सा चेहरा, ये सब अभी भी है, लेकिन काफ़ी चेंज भी हो रहे हैं। अभी ढेर सारे अच्छे मीनिंगफुल फिल्म्स बन रहे हैं, जिसके वजह से एक्टर लाइक मी और नवाज या फिर काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो उनको काम। यस, देयर इज अ स्ट्रगल एंड देयर शुड ऑलवेज बी स्ट्रगल, व्हाई शुड नॉट बी। फिर ये देखते हैं कि आपके सामने जब आपको बहुत एक्टिवली असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, आप उस तरह के एक्टर नहीं हैं कि जिसके पास साइमल्टेनियसली 5 फिल्में, 6 फिल्में या 10 फिल्में हैं और उसके लिए डेट की मारामारी है। आपके पास क्वालिटी काम की आपको हमेशा इच्छा है और उस पर आप स्टिक करते हैं। काम अच्छा होगा, आपके मन भाएगा, आप उसमें हाँ करेंगे या ना करेंगे। लेकिन इस तरह के एक्टर के लिए जिसको काम चाहिए और राउंड द ईयर उसको एक्टिव रहने का मन है, उसके सामने चॉइस है कि वो अपने रीजनल सिनेमा या थिएटर में चला जाए, या जिसको लिविंग थिएटर के प्रबीर गुहा कहते हैं कि हमको अगर अपने थिएटर को बंगाल में रहते हुए पूरे देश में ले जाना है तो फिर हम थिएटर में जिब्रिश का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लैंग्वेज को एक सेकेंडरी टर्शरी बना कर हम जिब्रिश का इस्तेमाल करते हैं। थिएटर में जिब्रिश चल सकता है, लेकिन एक एक्टर के लिए अपने पूरे करियर को रीजनल सिनेमा तक लिमिट कर देना या लंबे समय तक ये इंतज़ार करना कि कोई अच्छा रोल आएगा, इस पर आप रिएक्ट कीजिए।
I mean, because of the, I don't know, divine intervention, I must say, कि मेरे पास डेट सचमुच नहीं है, तो वो स्ट्रगल मैं फेस ही नहीं कर रहा हूँ। पिछले 7 साल में जब से मैंने शुरू किया, इश्किया 2010 में रिलीज हुआ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। मैं शायद 2 साल पहले तक, अभी मैंने कम कर दिया काम, 2 साल पहले तक मेरा, माई सन वॉज बॉर्न in March 2010. I haven't seen his face. 15 दिन से ज्यादा घर पे मैंने रहा ही नहीं एक साथ. So he grew up, my son grew up without me and he used to think my name is Papa. क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ कि अगर आप सचमुच एक्टिंग से प्रेम करते हैं तो आपके पास काम का अभाव कभी नहीं होगा. मैं कमर्शियल थिएटर भी, फिल्म भी कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम आर्ट हाउस फिल्म भी कर रहा हूँ. जैसे मैंने रोबो 2 में काम किया अभी, वो तो 350 करोड़ बजट ऐसा मुझे सुनाई दिया है. और आई एम ऑल्सो डूइंग ए फिल्म विदाउट एनी मनी, वेरी लिटिल मनी एंड समटाइम्स विदाउट नो मनी. आई एम ऑल्सो, मैं स्टूडेंट फिल्म भी कर रहा हूँ, मैं नॉर्वेजियन फिल्म कर रहा हूँ, मलयालम फिल्म कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, फोर्स 2, रोबो 2, कमांडो 2. सो आई डोंट हैव टाइम. तो आपका जो सवाल है वो वैलिड सवाल है, लेकिन मेरे लिए, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक इट वर्क्स ऑन मी बिकॉज आई हैव नो टाइम. और मैं शायद एक महीने में 2 या 3 फिल्मों को ना करता हूँ क्योंकि समय नहीं है मेरे पास. ऐसा है. ये जो आपका इंग्लैंड में जो समय गुजरा जी, किसी फेलोशिप के तहत, वो किस खास चीज़ के लिए आपको फेलोशिप मिली थी? It's a scholarship by the Charles Wallace Trust, which British Council had established. I guess the time, I'm not sure, maybe I was the one who got, for the first time, who got it, called the Festival of India Award. So actors, dancers, anybody from the field of art, also from other fields, I guess, that उनको एक कोर्स के लिए, कोई भी कोर्स वो चाहते हैं, 1 साल, उससे कम, 6 महीना, तो आई डिडंट हैव टाइम, सो आई वेंट फॉर अराउंड 6 months. एंड मुझे बोला गया कि क्यों जाना चाह रहे हो, तो आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ इंटेंट एंड आई गॉट द स्कॉलरशिप इमीडिएटली, एनएसडी से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही. तो वहाँ पढ़ा मैंने और मुझे लगा कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है उनका टीचिंग सिस्टम. बट आई जस्ट, मुझे जो कमी महसूस हुई जो मुझे एनएसडी में दिया था. एनएसडी में क्या होता है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव है. आपको इंडियन फोक थिएटर, क्लासिकल थिएटर, जापानीज थिएटर, इटालियन कॉमेडी डेलार्टे, रशियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिएटर, इंग्लिश शेक्सपियर, फ्रेंच काबुकी, कथकली, ये सारी चीज़ें, उनके जो फिलॉसफीज़ हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में हम जाते हैं एनएसडी में, लेकिन उसको काफ़ी सारे टीचर्स के ज़रिए हमें एक आभास मिलता है होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिएटर एंड एक्टिंग ऑन द स्टेज. तो उस किस्म के ट्रेनिंग मुझे नहीं मिला उसमें, लेकिन एक्टिंग को बिल्कुल फोकस करके मार्केट में क्या चाहिए, किस किस्म के एबिलिटीज और स्किल्स चाहिए एक एक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें. सो इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, but I was expecting much more comprehensive. I had philosophical questions which was never answered there. So yes, उसके बाद फिर मैं वापस आके खालिद तैयब जी और एक जना और है जिसका नाम मुझे लेना मना कर दिया है, गैग ऑर्डर है. मेरे टीचर है जो पौंडीचेरी में रहते हैं, वहाँ के आश्रमाइट हैं, तो उनसे मैंने सीखा, या जो सवालें जो unresolved, unanswerable questions, so that they sort of helped me to solve it. Yes. तो आदिल भाई, हमारी तरफ से बातों का और ये सवालों का जो क्रम था वो करीब करीब पूरा हो चुका है. कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, तो ये मौका है कि आप हमारे लिए कह सकते हैं. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या मतलब है एक्टिंग करने का, या थिएटर का, या डांस का समाज के लिए.
कभी कभी ये सोचता था कि एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो स्लम्स में जाते हैं या जो एम्पावर्ड करते हैं गरीब लोगों को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लोग ज़्यादा निभाते हैं, या हम तो बैठे बैठे ऐसे ही रहते हैं नाटक करके हमारे खुशी के लिए करते हैं, तो सोसाइटी के लिए हम क्या करते हैं? ये सवाल काफ़ी हद तक मुझे परेशान किया बहुत दिन तक। लेकिन जो मेरे सामने आया कि एक सचमुच जो कलाकार होते हैं या कला का अभ्यास करते हैं और जो उस कला को लेके ऑडियंस के पास जाते हैं कहीं भी, शहर में या गांव में, उसके वजह से जो देखने आते हैं उनके अंदर एक जो लार्ज हार्टेडनेस जिसको कहते हैं कि दूसरे लोगों का जो ओपिनियंस हैं विपरीत भी हो सकता है, ऑपोजिट ओपिनियंस को सुनने और सहन करने में ज़्यादा ताकत पैदा करते हैं अंदर। ये जो क्वालिटी है कि दुनिया को किसी और के नज़रिए से देखने का जो क्वालिटी है, मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है आज की दुनिया में, जो हम नहीं देखते हैं। आप पूरे दुनिया में देख लीजिए, अभी अभी हेडलाइंस में मैंने देखा है कि कितने लोग सीरिया में मर रहे हैं, तालिबान ये कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज़म वो कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो जो क्लैशेस होते हैं, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं, भाषा के क्लैशेस हैं, रिलीजियस क्लैशेस हैं, उसको शायद कम करें आर्ट के प्रैक्टिस, कला का अगर अभ्यास करते हैं। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, छोटे से बचपन से, और डेफिनेटली आर्ट को मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, अंग्रेज़ी, हिंदी, फिज़िक्स, बायोलॉजी जैसा एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बदलना चाहिए, कोई भी आर्ट को एप्टीट्यूड के हिसाब से, ताकि लोग उसको और दर्जा दें। सिर्फ नहीं कि हाँ तो करते हैं यार आर्ट, तो नाटक तो करते हो लेकिन करते क्या हो, ये सवाल जो है ये उससे बचें और समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आए कि हम थोड़ा सा और दिल जो हमारे अंदर जो दिल है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं, ताकि एक दूसरे को और नज़दीक ला सकते हैं हम, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑपोजिट व्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, हमारे लिए आपने इतना वक्त दिया और इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्यूट प्लेजर, थैंक यू। ये थे जाने माने अभिनेता आदिल हुसैन। प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। Look at them. This is my beautiful wife, Seema. And this is Sonu. He was a very good batsman, captain of his cricket team. And this is Montu, who just learned how to ride a bicycle. And now they're all gone. But you wouldn't understand, would you? You're not a family man. It's a father's responsibility to take care of his family. And to keep them from harm. And when he fails to protect them, it is his duty. They deserve redemption.